अच्छा, हमारे चारों तरफ जो दुनिया है ये पूरी तरह बिजली से चलती है ना? पर कभी सोचा है कि जब हम कोई स्विच ऑन करते हैं तो उन तारों के अंदर असल में होता क्या है? आज हम इसी मजेदार पहेली को सुलझाएंगे और समझेंगे विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के पीछे का पूरा साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम किसी भारी भरकम परिभाषा या मुश्किल फॉर्मूले में घुसें, चलिए इस एक बहुत ही बेसिक से सवाल पर गौर करते हैं। ये जो तार है हमारे घरों में, दीवारों के अंदर, इनके अंदर आखिर ऐसी कौन सी चीज बह रही है जो हमारे टीवी, फोन और बल्ब में जान डाल देती है? तो इसका जवाब है हमारी कहानी का पहला हीरो, आवेश, जिसे हम चार्ज भी कहते हैं, और साइंस की भाषा में इसे हम दिखाते हैं क्यू से। अब ये है क्या? इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एनर्जी के बहुत ही छोटे छोटे पैकेट्स हैं। यही वो चीज है जो असल में तारों के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक दौड़ लगाती है। तो याद रखने वाली बात क्या है? तारों में बहता है आवेश। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सिर्फ ये जानना कि आवेश बह रहा है काफी नहीं है। अब सीन में एंट्री होती है हमारे दूसरे हीरो की, समय, यानी टी। सोचिए जरा, ये जानना भी तो जरूरी है कि वो आवेश कितनी तेजी से बह रहा है ना? मतलब 1 सेकंड में कितना आवेश बह गया या 1 मिनट में कितना। यहीं पर समय का रोल बहुत जरूरी हो जाता है। और अब आता है वो मैजिक मोमेंट, जब हम इन दोनों को यानी आवेश और समय को एक साथ मिला देते हैं तो हमें मिलता है विद्युत धारा। तो इसकी सबसे आसान परिभाषा क्या हुई? किसी एक यूनिट समय में कितना आवेश बह गया, बस इसी को हम कहते हैं आवेश के बहने की दर। है ना कितना सिंपल? अब साइंस को ना लंबी चौड़ी बातों को छोटा और सटीक बनाना बहुत पसंद है। तो जो परिभाषा हमने अभी अभी सीखी उसे इस छोटे से फॉर्मूले में फिट कर दिया गया है। I = Q/T। यहाँ I का मतलब है करंट। तो ये कोई डरावना रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस वही कह रहा है जो हमने सीखा। करंट वो है जो बहने वाले आवेश को समय से भाग देने पर मिलता है। ये बस हमारी परिभाषा का एक शॉर्टकट है। और हाँ, जैसे हम वजन को किलो में और दूरी को मीटर में नापते हैं, वैसे ही इस करंट को नापने की भी एक यूनिट है, और वो है एम्पियर्स, जिसे हम ए से लिखते हैं। अगली बार जब अपने फोन चार्जर पर 2A या 3A लिखा हुआ देखे ना, तो एक छोटी सी स्माइल तो बनती है, क्योंकि अब पता है कि इसका मतलब क्या है। ये उस चार्जर की करंट देने की ताकत है। तो चलिए, जो कुछ भी हमने अब तक समझाए उसे इस एक स्लाइड में फटाफट समेट लेते हैं। देखिए, सब कुछ एक ही जगह पर है। विद्युत धारा क्या है, उसकी परिभाषा, उसे कैलकुलेट कैसे करना है, उसका फॉर्मूला, और उसे नापना किस में है, उसकी इकाई। ये स्लाइड रिवीजन के लिए एक परफेक्ट चीट शीट की तरह है। और अब इस बातचीत को खत्म करने से पहले एक छोटी सी दिमागी कसरत। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। मान लीजिए समय उतना ही है, पर हम उसी समय में 2 गुना आवेश बहा दें, तो करंट का क्या होगा? वो बढ़ेगा, घटेगा या फिर उतना ही रहेगा? जवाब कहीं और नहीं, बस उसी छोटे से फॉर्मूले में ही छिपा है। आज हम फिजिक्स के एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। पता है, ये एक ऐसा आइडिया है जो हमारे फोन से लेकर घर की लाइट्स तक हर टेक्नोलॉजी को पावर देता है। तो चलिए इसे मिलकर समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये बिजली बहती क्यों है? मतलब तारों के अंदर ऐसा क्या होता है जो करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन्स को एक ही लाइन में चलने पर मजबूर कर देता है? बस इसी सवाल का जवाब हमें आज के टॉपिक के बिल्कुल सेंटर में ले जाएगा। देखिए, इसका सबसे सीधा साधा जवाब है एक तरह का धक्का। हाँ, बिल्कुल, एक इनविजिबल प्रेशर, एक फोर्स जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह धकेलता है। ठीक वैसे ही जैसे पाइप में पानी को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रेशर चाहिए होता है ना। और साइंस की भाषा में इसी धक्के को एक खास नाम दिया गया है, विभवांतर। तो चलिए अब देखते हैं कि इसकी असली परिभाषा क्या है और इसका फॉर्मूला क्या बनता है। तो इसकी ऑफिशियल परिभाषा है 2 बिंदुओं के बीच एक यूनिट चार्ज को ले जाने में किया गया काम। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर घबराइए नहीं, ये असल में बहुत सिंपल है। चलिए इसको तोड़कर समझते हैं। इस परिभाषा को समझने के लिए इसे 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा है किया गया कार्य, जिसे हम W से दिखाते हैं। समझिए, ये वो मेहनत है, वो एनर्जी है जो उस धक्के में लग रही है। और दूसरा हिस्सा है प्रति इकाई आवेश, यानी Q।
ये बस ये बताता है कि भाई कितना चार्ज है जिसे धकेला जा रहा है। तो आप सोचिए, अगर हमें ये पता करना है कि हर एक यूनिट चार्ज पर कितनी ताकत लग रही है तो क्या करेंगे? सिंपल है, हम टोटल मेहनत यानी W को टोटल चार्ज यानी Q से डिवाइड कर देंगे। तो बन गया W/Q, और बस यहीं से हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है। और ये रहा हमारा फॉर्मूला, V = W/Q। यहाँ V ही है हमारा विभवांतर, मतलब उस धक्के की असली ताकत। तो देखा, ये फॉर्मूला कुछ नहीं, बस हमारी परिभाषा का ही एक मैथमेटिकल रूप है। प्रति इकाई आवेश Q पर किया गया कार्य W। ठीक है, तो सिद्धांत और फॉर्मूला तो समझ लिया, पर असल दुनिया में इसे नापते कैसे हैं? मतलब इसकी यूनिट क्या है? जैसे हर चीज को नापने की यूनिट होती है, इसकी भी है। जैसे लंबाई को मीटर में और वजन को किलोग्राम में नापते हैं, ठीक वैसे ही विभवांतर को नापने की जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसे हम कहते हैं वोल्ट। ये नाम पता है कहाँ से आया? एक इटालियन फिजिसिस्ट थे, एलेसेंड्रो वोल्टा, उन्हीं के सम्मान में रखा गया है। और सबसे मजेदार बात क्या है कि इसकी यूनिट वोल्ट का सिंबल भी V ही है। हाँ, वही V जो हमने फॉर्मूले में देखा था, V = W/Q वाला। इससे पता चलता है कि साइंस में चीजें कितनी सोच समझकर, कितनी सफाई से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो अब अगली बार जब कोई किसी बैटरी पर 1.5V या घर के सॉकेट के लिए 220V लिखा हुआ दिखे, तो इसका मतलब अब साफ हो जाना चाहिए। ये नंबर असल में उस बिजली के धक्के की ताकत बता रहा है जो सर्किट में मौजूद है। और इसी के साथ हम एक आखिरी सवाल पर आते हैं, जो सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर विभवांतर वही धक्का है जो बिजली को चलाता है, तो क्या होगा अगर ये धक्का हो ही ना? मतलब अगर दो पॉइंट्स के बीच विभवांतर 0 हो, क्या तब भी बिजली बहेगी? हमारी पूरी दुनिया, सब कुछ बिजली से चलता है, पर क्या हमने कभी सोचा है कि ये असल में काम कैसे करती है? आज हम ओम के नियम की बात करेंगे, वो फंडामेंटल रूल जो बिजली के हर बर्ताव को कंट्रोल करता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में कोई एक नियम है जो तारों में दौड़ती इस बिजली को, इसके बहाव को कंट्रोल करता है? इसका जवाब है हाँ, और ये नियम हमारी सोच से कहीं ज्यादा सरल और खूबसूरत है। देखिए, बिजली की सारी कॉम्प्लेक्सिटी के पीछे एक बहुत ही बेसिक, एक मौलिक नियम छिपा हुआ है। इसे खोजा था जॉर्ज ओम नाम के एक जीनियस साइंटिस्ट ने। उन्होंने ही हमें दिखाया कि बिजली का बर्ताव रैंडम नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सटीक और सुंदर पैटर्न को फॉलो करता है। और इस नियम के दिल में, इसके केंद्र में, दो मेन प्लेयर्स के बीच का एक रिश्ता है। इस रिश्ते को समझने के लिए हमें पहले इन दो ताकतों से मिलना होगा जो बिजली के इस पूरे खेल को चलाती हैं। तो चलिए अब सीधे ओम के नियम के सार पर आते हैं, जो कि है वोल्टेज और करंट के बीच का रिश्ता। देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, कैसे जुड़े हुए हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, समानुपाती या प्रोपोर्शनल। इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि दो चीजें एक साथ चलती हैं, पक्के दोस्तों की तरह। अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी ठीक उसी तरह बढ़ेगी, और अगर एक घटेगी तो दूसरी भी घट जाएगी। और बस यही है ओम के नियम की सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, V = I। इसका मतलब है कि वोल्टेज यानी कि V हमेशा करंट यानी I के सीधे समानुपाती होता है। ये सिर्फ एक इक्वेशन नहीं है, ये बिजली की दुनिया का मूल मंत्र है। इसको ऐसे समझिए, वोल्टेज एक धक्के की तरह है, तो जितना ज्यादा धक्का यानी वोल्टेज होगा, उतना ही ज्यादा बहाव यानी करंट होगा। बहुत ही सिंपल और लॉजिकल है ना? लेकिन सिर्फ आइडिया से तो काम नहीं चलता है ना। विज्ञान में हमें चाहिए प्रिसिजन, एक पक्का फॉर्मूला। तो अब इस समानुपाती वाले आइडिया को एक असली गणित के फॉर्मूले में बदलते हैं, जिसे हम कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो ये होता कैसे है? हम शुरू करते हैं V = I से। अब मैथ्स में जब भी हमें इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर बराबर का साइन लगाना होता है, तो हम एक स्थिरांक यानी एक कांस्टेंट डालते हैं। और फिजिक्स में इस कांस्टेंट को एक खास नाम दिया गया है, एक सिंबल दिया गया है, R। तो ये R आखिर है क्या? ये है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। ये हमारे इक्वेशन की पहेली का आखिरी टुकड़ा है। और प्रतिरोध ठीक वही करता है जो इसका नाम बताता है। ये करंट के बहाव को रोकता है, उसका विरोध करता है। इसे आप बिजली के रास्ते का स्पीड ब्रेकर या घर्षण समझ सकते हैं। और बस ये रहा हमारे सामने V = IR। 3 सिंपल से अक्षर
जो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया को चलाते हैं। ये फॉर्मूला सुंदर भी है, पावरफुल भी और एकदम फंडामेंटल भी। यही है ओम का नियम। अब जब हमारे पास फॉर्मूला आ गया है तो जरा देखते हैं कि ये रिश्ता कागज पर एक ग्राफ पर कैसा दिखता है। कहते हैं ना, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। और यहां हमें साफ साफ बताया गया है, वोल्टेज और करंट का ग्राफ एक सीधी रेखा होता है। कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बस एक सीधी लकीर जो उनके परफेक्ट रिश्ते को दिखाती है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। जब हम वोल्टेज को 2 से 4 वोल्ट करते हैं, मतलब 2 गुना, तो करंट भी ठीक 1 से 2 एम्पियर यानी दोगुना हो जाता है। और ये पैटर्न आगे भी चलता रहता है। यही वो परफेक्ट रिश्ता है जो सीधी रेखा को बनाता है। तो इस सीधी रेखा से फर्क क्या पड़ता है? फर्क यह पड़ता है कि इसका मतलब है बिजली का व्यवहार प्रेडिक्टेबल है, भरोसेमंद है। हम उसका अनुमान लगा सकते हैं और इसी भरोसे की वजह से हम छोटी सी कंप्यूटर चिप से लेकर बड़े बड़े पावर ग्रिड तक सब कुछ बना पाते हैं और कंट्रोल कर पाते हैं। तो चलिए फटाफट से सब कुछ जोड़कर देखते हैं। पहली बात, वोल्टेज करंट के सीधे समानुपाती है। दूसरी बात, इस रिश्ते को V = IR फॉर्मूले से दिखाया जाता है, जहां R है रेजिस्टेंस। और तीसरी बात, जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो हमें एक सीधी रेखा मिलती है। बस इतना ही। और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। जरा सोचिए, ये 3 अक्षरों का छोटा सा फॉर्मूला V = IR कैसे हमारे स्मार्टफोन से लेकर स्पेसशिप तक हमारी हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की नींव है। ये सोचना ही कितना कमाल का है कि कैसे एक सिंपल सा नियम हमारी पूरी दुनिया को चला रहा है। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारी पूरी दुनिया को चलाती है ना? लेकिन जरा सोचिए, वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो इसे कंट्रोल करती है? आज हम फिजिक्स के इसी एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं विद्युत प्रतिरोध या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो सवाल सीधा सा है, जब बिजली किसी तार से होकर गुजरती है तो उसके रास्ते में रुकावट क्या डालता है? मतलब आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो उसके बहाव को, उसके फ्लो को धीमा करने की कोशिश करती है? अच्छा, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है पानी का उदाहरण लेना। मान लीजिए कि बिजली एक पाइप में बहते हुए पानी की तरह है। अब अगर कोई चीज उस पानी के बहाव को धीमा कर रही है या उसमें रुकावट डाल रही है, तो बस फिजिक्स में इसी रुकावट को ही हमें आज समझना है। तो साइंस की भाषा में इस अदृश्य रुकावट को एक नाम दिया गया है, और वो है प्रतिरोध, यानी रेजिस्टेंस। तो फिर ये प्रतिरोध है क्या? इसकी सही परिभाषा क्या है? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये करंट के फ्लो का विरोध है। मतलब ये किसी भी मटेरियल की अपनी एक अंदरूनी प्रॉपर्टी है जो अपने अंदर से बहने वाले करंट को रोकने की या कम से कम धीमा करने की कोशिश करती है। अब सवाल आता है कि इस प्रतिरोध को नापते कैसे हैं? तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट है जिसे कहते हैं ओम। इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से दिखाते हैं। तो अगली बार जब भी ये सिंबल कहीं दिखे तो समझ जाइएगा कि बात रेजिस्टेंस की हो रही है। चलिए, ये तो समझ आ गया कि प्रतिरोध क्या है, पर इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसके लिए फिजिक्स में एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। ये रहा वो फॉर्मूला जो इन तीनों चीजों को एक साथ लाता है, R = V/I। ये फिजिक्स के सबसे बुनियादी फॉर्मूलों में से एक है, जिसे ओम का नियम या ओम्स लॉ भी कहते हैं। आइए अब इस फॉर्मूले के हर हिस्से को जरा खोल कर समझते हैं। R का मतलब तो पता ही है, रेजिस्टेंस, जिसे हम ओम में नापते हैं। V होता है वोल्टेज। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो धक्का या प्रेशर है जो करंट को आगे बढ़ाता है। और I है करंट, यानी बिजली का असल बहाव। तो देखा जाए तो प्रतिरोध असल में वोल्टेज और करंट के बीच का एक सीधा साधा रेशो ही है। एक मिनट, तो क्या किसी भी चीज का रेजिस्टेंस हमेशा एक जैसा ही रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी कई चीजें हैं जो इस पर असर डालती हैं। चलिए अब उन्हीं फैक्टर्स को देखते हैं। मोटे तौर पर देखें तो 4 मेन फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस पर असर डालते हैं। पहला, कंडक्टर यानी तार की लंबाई। दूसरा, तार का एरिया, मतलब वो कितनी मोटी है। तीसरा, वो किस मटेरियल का बना है। और चौथा, उसका टेम्परेचर। इनमें से लंबाई और एरिया का तो सीधा सीधा रिश्ता है, जैसा कि ये रिलेशन दिखाता है R = L/A। इसका क्या मतलब हुआ? आसान भाषा में रेजिस्टेंस तार के लंबाई के साथ बढ़ता है, लेकिन तार की मोटाई यानी एरिया के साथ घट जाता है। चलिए इसे और भी आसान कर देते हैं। सोचिए, तार जितनी लंबी होगी, रुकावट उतनी ही ज्यादा होगी।
और तार जितनी मोटी होगी मतलब उसका एरिया जितना ज्यादा होगा, रुकावट उतनी ही कम हो जाएगी। ये ठीक उसी पानी वाले पाइप की तरह है। एक लंबे और पतले पाइप से पानी निकालने में जोर लगता है ना? जबकि एक छोटे और चौड़े पाइप से पानी कितनी आसानी से बह जाता है। और हाँ, वो बाकी दो फैक्टर्स भी बहुत जरूरी हैं, मतलब तार किस चीज की बनी है और उसका टेम्परेचर क्या है। जैसे कि कॉपर का रेजिस्टेंस लोहे से कम होता है, और आमतौर पे ऐसा होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो अब तक हमने काफी कुछ समझ लिया है। चलिए फटाफट से सारी जरूरी बातों को एक बार दोहरा लेते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा? नंबर 1, रेजिस्टेंस करंट के फ्लो में रुकावट है। नंबर 2, इसे ओम में नापते हैं। नंबर 3, इसे R=V/I फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है। और नंबर 4, ये तार की लंबाई, मोटाई, मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। बस ये 4 बातें इस पूरे टॉपिक का आधार हैं। और जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये कितना कमाल का है कि सिर्फ इस एक चीज यानी रेजिस्टेंस को कंट्रोल करके ही हम अपनी रोजमर्रा की सारी टेक्नोलॉजी चला पा रहे हैं। सोचिए, हीटर से लेकर टोस्टर तक और हमारे फोन के अंदर के छोटे छोटे सर्किट तक, सब कुछ इसी एक सिद्धांत के सटीक कंट्रोल पर टिका है ना सोचने वाली बात? कभी ये सोचा है कि क्यों कुछ तार बिजली को एकदम आराम से जाने देते हैं और कुछ मानो दरवाजा ही बंद कर देते हैं? आज हम इसी के पीछे का साइंस समझने वाले हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि किसी भी मटेरियल की बिजली को रोकने की ये जो अपनी एक अंदरूनी ताकत है, ये आती कहां से है? देखिए, ये सिर्फ तार की लंबाई या मोटाई की बात नहीं है, कुछ और भी है, एक छिपा हुआ गुण, और आज हम उसी की पड़ताल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसी शब्द को पकड़ते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। आखिर ये है क्या? सीधी सी बात है, ये किसी भी मटेरियल का वो गुण है जो उसकी पहचान से जुड़ा है, एकदम अंदर से। इसको ऐसे समझिए जैसे सोना पीला होता है ना, ये उसका अपना अंदरूनी गुण है। बिल्कुल वैसे ही विशिष्ट प्रतिरोध भी हर मटेरियल का अपना एक नेचुरल गुण है। ये कोई बाहर से लगाई हुई चीज नहीं है, ये तो उस मटेरियल के डीएनए का हिस्सा है, उसकी बनावट में ही है। और इस गुण को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है फिंगरप्रिंट की एनालॉजी। सोचिए, जैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट यूनिक होता है ना, वैसे ही हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी उसकी अपनी अलग पहचान है। तांबे की अलग होगी, लोहे की अलग, और प्लास्टिक की तो बिल्कुल ही अलग। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है, पर सवाल ये है कि इसे नापते कैसे हैं? भाई, साइंस में हर चीज का हिसाब किताब तो होता है, और इसका जवाब एक सिंपल से फॉर्मूला में छिपा है। यही वो कोड है जो रेजिस्टेंस के राज खोलता है। और ये रहा वो फॉर्मूला, R=ρL/A। देखने में सिंपल है, पर यह फॉर्मूला हमें बताता है कि किसी मटेरियल की अपनी खासियत, यानी उसकी रेजिस्टिविटी, और उस मटेरियल से बनी चीज का शेप और साइज, ये दोनों मिलकर उसका टोटल रेजिस्टेंस कैसे डिसाइड करते हैं। अब इस फॉर्मूले का जो हीरो है, जो मेन कैरेक्टर है, वो है ये ग्रीक सिंबल रो, यानी रो। यही है वो फिंगरप्रिंट जिसकी हम तब से बात कर रहे हैं। यही है मटेरियल का अपना असली विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये फॉर्मूला हमें बेसिकली 3 चीजें बता रहा है। देखिए, किसी भी चीज का जो टोटल रेजिस्टेंस यानी R है, वो डिपेंड करता है एक, उस मटेरियल के अपने फिंगरप्रिंट रो पर। दूसरा, तार की लंबाई यानी L पर। भाई, जितना लंबा रास्ता होगा रुकावट तो उतनी ज्यादा होगी। और तीसरा, तार की मोटाई यानी A पर। रास्ता जितना चौड़ा, ट्रैफिक उतना स्मूथ, तो बहाव उतना आसान। तो यहां पर एक बहुत जरूरी बात समझनी है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में फर्क। रेजिस्टिविटी यानी रो, वो तो तांबे का अपना गुण है, वो नहीं बदलता, वो तांबे का फिंगरप्रिंट है। लेकिन रेजिस्टेंस यानी R, वो उस तांबे से बने तार का गुण है। तो एक पतला और लंबा तार, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और एक मोटा और छोटा तार, उसका रेजिस्टेंस कम होगा। भले ही मजे की बात यह है कि दोनों बने एक ही मटेरियल यानी तांबे से हैं। चलिए, अब जब हम कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला दोनों समझ गए हैं, तो बात आती है मेजरमेंट की। भाई, इसे नापते किस यूनिट में है? इसकी ऑफिशियल इकाई क्या है? और इसकी ऑफिशियल यूनिट है ओम मीटर, जिसे हम इस सिंबल ओम से दिखाते हैं। और जानते हैं, ये नाम ओम मीटर ऐसे ही नहीं रख दिया गया, ये बड़ा क्लेवर है। ये सीधे सीधे हमारे फॉर्मूला को ही दिखाता है। ओम रेजिस्टेंस के लिए
और मीटर उसके फिजिकल डायमेंशंस यानी लंबाई और एरिया के लिए। मतलब यूनिट का नाम ही पूरी कहानी बता रहा है। तो चलिए इस पूरी डिस्कशन को फटाफट समराइज करते हैं। 4 मेन पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। तो याद क्या रखना है? पहली बात, हर मटेरियल का एक फिंगरप्रिंट है, उसकी अपनी इनहेरेंट प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं रेजिस्टिविटी या रो, ये नहीं बदलती। दूसरी बात, इस प्रॉपर्टी को हम सिंबल रो से दिखाते हैं। तीसरी, R इक्वल टू रो होल L बाई A वाला फॉर्मूला इस मटेरियल की प्रॉपर्टी को ऑब्जेक्ट के रेजिस्टेंस से जोड़ता है। और आखिर में इसे नापने की स्टैंडर्ड यूनिट है ओम मीटर, ओम। सिंपल। तो अगली बार जब कोई बिजली का तार सामने आए तो बस उसे एक धातु का टुकड़ा मत समझिएगा। याद रखिएगा, उसके अंदर उसकी एक अपनी पहचान छिपी है, उसका अपना यूनिक फिंगरप्रिंट जो ये तय कर रहा है कि वो बिजली का दोस्त बनेगा या फिर दुश्मन। कभी सोचा है वो जो पुरानी वाली दिवाली की झालरें आती थीं, उनमें एक बल्ब खराब होते ही पूरी लड़ी क्यों बंद हो जाती थी? इसका जवाब छिपा है फिजिक्स के एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं श्रेणी संयोजन। चलिए आज इसे ही समझते हैं। तो सवाल यही है, मान लीजिए कि सारे पुर्जे, चाहे वो बल्ब हों, रेजिस्टर हों, कुछ भी, एक ही लाइन में एक के पीछे एक लगे हुए हैं। तो फिर बिजली के बहाव यानी करंट के साथ असल में होता क्या है? आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, श्रेणी संयोजन का पूरा खेल बस एक चीज पर टिका है, और वो ये है कि करंट को बहने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता मिलता है। कोई दूसरा मोड़ नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, बस एक ही रास्ता है शुरू से आखिर तक। और यहीं पे बात मजेदार हो जाती है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है इसकी तुलना एक ऐसी चीज से करना जो हम सब जानते हैं। सर्किट डायग्राम तो ठीक है, पर असली कहानी छिपी है इस एक लेन वाली सड़क में। सोचिए कि जो करंट है वो गाड़ियां हैं, और ये जो रेजिस्टर हैं ये रास्ते में लगे टोल बूथ हैं। और सबसे जरूरी बात क्या है कि रास्ता सिर्फ एक है। सारी गाड़ियों को इसी एक रास्ते से इन्हीं टोल बूथों से गुजरना है। ठीक है, तो हमारे पास एक सिंगल लेन सड़क है और उस पर टोल बूथ भी हैं। तो ये हमें सीधे पहले नियम पर ले आता है। जब सारी रुकावटें एक ही लाइन में हों तो कुल मिलाकर जो जाम लगेगा, मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, उसका क्या होता है? और नियम इससे ज्यादा सीधा हो ही नहीं सकता। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए बस जितने भी अलग अलग रेजिस्टेंस हैं उन्हें सीधा सीधा जोड़ देना है। मान लीजिए 3 रेजिस्टर हैं, R1, R2, R3। तो टोटल हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। बस इतना ही सिंपल है। और ये बात हमारी सड़क वाली मिसाल पर एकदम फिट बैठती है। हर टोल बूथ एक रुकावट है ना? तो जितने ज्यादा टोल बूथ रास्ते में आएंगे, ट्रैफिक उतना ही धीमा होता जाएगा। कुल रुकावट पता करनी है तो बस सारी अलग अलग रुकावटों को जोड़ दो, सिंपल। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि रुकावटें तो जुड़ जाती हैं, पर जो असल ट्रैफिक है, मतलब जो करंट है, उसका क्या, उस पे क्या असर पड़ता है? और यहीं आता है हमारा दूसरा नियम। किसी भी सीरीज सर्किट में करंट यानी धारा हर पुर्जे में से बिल्कुल एक बराबर बहती है। मतलब जितना करंट पहले रेजिस्टर से गुजरेगा उतना ही दूसरे से और उतना ही तीसरे से। क्यों? अरे भाई, क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई और रास्ता है ही नहीं। चलिए वापस अपनी सड़क पर चलते हैं। एक सिंगल लेन रोड पर किसी भी एक पॉइंट से जितनी गाड़ियां 1 मिनट में गुजरेंगी, उतनी ही गाड़ियां आगे जाकर दूसरे पॉइंट से भी गुजरेंगी। ऐसा ही होगा ना, क्योंकि गाड़ियां कहीं और जा ही नहीं सकती, ट्रैफिक बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। अच्छा, तो 2 बातें साफ हो गईं। टोटल रेजिस्टेंस जुड़ जाता है और करंट हर जगह सेम रहता है। लेकिन उस एनर्जी का क्या जो इस सारे करंट को धक्का दे रही है? मतलब वोल्टेज का क्या? ये है हमारा तीसरा और आखिरी नियम। और यहां कहानी थोड़ी बदल जाती है। करंट तो हर जगह सेम था, लेकिन वोल्टेज सेम नहीं रहता। सीरीज सर्किट में जो टोटल वोल्टेज होता है वो सभी पुर्जों के बीच बढ़ जाता है। मतलब हर किसी को कुल एनर्जी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलता है। इसको भी अपनी सड़क वाली मिसाल से समझते हैं। सोचिए कि वोल्टेज वो फ्यूल है जो गाड़ी में है। अब हर टोल बूथ को पार करने में, मतलब हर रेजिस्टर से गुजरने में थोड़ा फ्यूल तो खर्च होगा ना? तो बस जो टोटल फ्यूल है वो रास्ते में पड़ने वाली हर रुकावट पर थोड़ा थोड़ा करके खर्च हो जाता है, बटलाता है। तो ये थे 3 बड़े नियम, लेकिन सवाल ये है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्यों इसे याद रखना चाहिए? सिर्फ एग्जाम के लिए, या फिर ये समझने के लिए भी कि चीजें असल में काम कैसे करती हैं? क्योंकि जैसा कि साफ साफ बताया गया है, ये टॉपिक परीक्षा में हमेशा आता है।
मतलब ये उन चीजों में से है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। और ये जो टेबल है ना, ये समझ लीजिए कि पूरी कहानी का सार है। एक परफेक्ट रिवीजन के लिए बस 3 बातें याद रखनी है। रेजिस्टेंस यानी रुकावट, वो हमेशा जुड़ती है। करंट यानी बहाव, वो हमेशा सेम रहता है। और वोल्टेज यानी एनर्जी, वो हमेशा बढ़ जाती है। ये 3 नियम याद रह गए तो सीरीज कॉम्बिनेशन का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो श्रेणी संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन तो समझ आ गया, जहां कहानी बस एक रास्ते की थी। पर यह हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है कि अगर करंट के बहने के लिए एक से ज्यादा रास्ते हों तो क्या होगा? सोच कर देखिए। चलिए आज बात करते हैं समांतर परिपथों की, यानी पैरेलल सर्किट्स की। ये वो तकनीक है जो हमारे घरों में, हमारे गैजेट्स में लगभग हर जगह बिजली को सही तरीके से पहुंचाती है। तो आज हम कहां से शुरू करेंगे? सबसे पहले एक आम सा सवाल उठाएंगे, फिर समझेंगे कि ये समांतर परिपथ आखिर हैं क्या। इसके बाद इसके 3 जरूरी नियमों को जानेंगे और आखिर में ये भी तो समझना है कि ये हमारी जिंदगी के लिए इतने अहम क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी पहेली से जिसका सामना हम सब रोज करते हैं, पर शायद उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। कभी सोचा है इस बारे में कि घर में एक और लाइट जलाई या टोस्टर चलाया तो बाकी की लाइटें धीमी क्यों नहीं पड़ती? है ना सोचने वाली बात। ऐसा लगता है मानो हर चीज को अपनी अलग पूरी की पूरी पावर मिल रही हो। इसका जो राज है ना, वो छिपा है हमारे घरों की वायरिंग के अंदर। ये कोई मामूली वायरिंग नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खास तरह का डिजाइन है। तो चलिए अब इस खास वायरिंग को इसके असली नाम से जानते हैं और समझते हैं कि असल में काम कैसे करती है। इसे कहते हैं समांतर संयोजन, या जिसे हम अंग्रेजी में पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब देखिए परिभाषा साफ साफ कह रही है, इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें बिजली के बहने के लिए सिर्फ एक नहीं बल्कि कई रास्ते होते हैं। हर रास्ता अपनी एक अलग ब्रांच या शाखा है। अब इस कॉन्सेप्ट को और आसानी से समझने के लिए एक काम करते हैं। बिजली को एक चिंगारी की तरह नहीं, सोचिए कि ये पानी है जो पाइपों से बह रहा है। ये एनोलॉजी सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगी। तो इस पानी वाली कहानी में वोल्टेज यानी विभवांतर क्या है? ये है पानी का प्रेशर, वो जोर, वो धक्का जो पानी को, मतलब हमारी बिजली को, पूरे पाइप सिस्टम में आगे बढ़ाता है। और फिर आता है करंट यानी धारा। ये क्या है? ये है पानी का बहाव, मतलब कितना पानी पाइप से बह रहा है। तो सीधी सी बात है, जितना ज्यादा प्रेशर होगा यानी वोल्टेज, उतना तेज बहाव होगा यानी करंट। ठीक है, तो अब जब हमारी नींव तैयार हो गई है, तो चलिए इसी पानी वाले उदाहरण से समांतर परिपथों के 3 सबसे जरूरी नियमों को समझते हैं। तो ये रहे वो 3 मेन नियम जो वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के बारे में बताते हैं। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। पहला नियम सबसे आसान है, वोल्टेज सभी में समान होता है, मतलब हर ब्रांच को बराबर का धक्का मिलता है। सोचकर देखिए, एक बड़ा मेन पाइप है जो आगे जाकर 3 छोटे छोटे पाइपों में बट जाता है। उन तीनों पाइपों के मुंह पर पानी का प्रेशर तो एक जैसा ही होगा ना? बस बिल्कुल यही होता है समांतर परिपथों में। दूसरा नियम कहता है कि करंट अलग अलग होता है, मतलब जो मेन करंट आ रहा था वो बट जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारा पानी उन 3 पाइपों में बट जाएगा। अब किस पाइप में कितना पानी जाएगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सा पाइप कितना चौड़ा है। बिल्कुल इसी तरह हर ब्रांच में करंट अलग अलग होता है और हर उपकरण अपनी जरूरत के हिसाब से करंट खींचता है। और अब आते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प नियम पर। यह है कुल प्रतिरोध यानी टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। प्रतिरोध का मतलब होता है बहाव में रुकावट। अब जरा सोचिए, प्रतिरोध को हम पाइप की तंगी या संकरापन मान सकते हैं, पर यहाँ एक मजेदार बात है। जब आप पानी के बहने के लिए और ज्यादा रास्ते, मतलब और ज्यादा पाइप जोड़ देते हैं, तो पानी के लिए बहना कुल मिलाकर और आसान हो जाता है ना अजीब? भले ही हर पाइप में अपनी रुकावट हो, लेकिन क्योंकि अब रास्ते ज्यादा हैं, तो टोटल रुकावट कम हो जाती है। इसीलिए समांतर परिपथ में जितने ज्यादा उपकरण जुड़ते जाते हैं, कुल प्रतिरोध उतना ही घटता जाता है। तो ठीक है, ये नियम तो हमने समझ लिए, लेकिन असल जिंदगी में इनका क्या काम? ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? और इसी के साथ हम वापस आ गए अपनी पहली पहेली पर।
लाइटें धीमी इसीलिए नहीं होती क्योंकि समांतर वायरिंग ये पक्का करती हैं कि हर उपकरण को पूरा और सही वोल्टेज मतलब पूरा प्रेशर मिले और वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से करंट ले सके बिना किसी दूसरे को परेशान किए। और ये सिर्फ घर की लाइटों की बात नहीं है, ये सिद्धांत तो हमारे चारों तरफ है। हमारे घरों की पूरी वायरिंग इसी पर चलती है। वो पावर स्ट्रिप्स जिनमें हम एक साथ कई चार्जर और प्लग लगा देते हैं, यहाँ तक कि कार की हेडलाइट्स, ताकि एक बल्ब खराब भी हो जाए तो दूसरा जलता रहे। अरे कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर जो बारीक सर्किट होते हैं वो भी इसी पर काम करते हैं। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। अगर ज्यादा रास्ते जोड़ने से कुल रुकावट कम होती है और बिजली का बहना आसान हो जाता है, तो क्या होगा अगर हम बहुत ही ज्यादा रास्ते जोड़ दें, एक ही सॉकेट में बहुत सारे उपकरण लगा दें? ये सवाल हमें शॉर्ट सर्किट और सर्किट ब्रेकर जैसी बहुत जरूरी सेफ्टी डिवाइसेस की दुनिया में ले जाता है। सोचने वाली बात है ना? एक सवाल, क्या 100 वॉट का बल्ब हमेशा हर हाल में 10 वॉट के बल्ब से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करेगा? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। तो चलिए आज इलेक्ट्रिकल वर्क और पावर के बीच का जो ये कन्फ्यूजन है ना, उसे हमेशा के लिए दूर करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो फिजिक्स के स्टूडेंट से लेकर घर पर बिजली का बिल देखने वालों तक सबको परेशान करता है। तो इसका सीधा जवाब है नहीं, ये दोनों एक ही चीज बिल्कुल नहीं है। और अगले कुछ मिनटों में ये एकदम साफ हो जाएगा कि ऐसा क्यों है। अच्छा, तो इस गुत्थी को सुलझाने का जो पहला कदम है वो है इन दोनों के बीच के बुनियादी फर्क को समझना। तो चलिए एक तरफ रखते हैं कार्य को और दूसरी तरफ शक्ति को और देखते हैं कि ये अलग कैसे हैं। इसको ऐसे सोचिए, पावर मतलब शक्ति आपकी कार की स्पीड की तरह है कि आप कितनी तेजी से जा रहे हैं, और वर्क यानी कार्य वो कुल दूरी है जो आपने तय की है। बहुत सिंपल है, एक बताता है कितनी तेजी से और दूसरा बताता है कुल कितना। बस यही इनका सबसे बड़ा फर्क है। तो ठीक है, ये बिजली की स्पीड यानी पावर असल में है क्या चीज? चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और इसे ठीक से समझते हैं। देखिए, पावर हमें ये बताता है कि कोई भी डिवाइस बिजली को कितनी तेजी से किसी दूसरी एनर्जी में बदल रहा है। जैसे एक ज्यादा वॉट का बल्ब बिजली को रोशनी में बहुत तेजी से बदलता है, इसलिए हम कहते हैं कि उसकी पावर ज्यादा है। ये बस एनर्जी के बदलने की रफ्तार है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम पावर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसका एक बहुत ही सीधा साधा फॉर्मूला है, P = V गुणा I। इसमें V का मतलब है वोल्टेज, जिसे हम बिजली का प्रेशर कह सकते हैं, और I है करंट यानी बिजली का बहाव। तो जब भी हमें ये दोनों चीजें पता होती है, पावर निकालना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर हमें वोल्टेज पता ही ना हो? कोई बात नहीं, तब भी हम पावर निकाल सकते हैं। बस हमें करंट I और रेजिस्टेंस R पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, जो बिजली के बहाव में एक तरह की रुकावट पैदा करता है। तो फॉर्मूला है P = I² गुणा R। इससे पता चलता है कि साइंस में एक ही चीज को जानने के कई रास्ते होते हैं। और हमारे पास एक तीसरा तरीका भी है। ये तब काम आता है जब हमें करंट नहीं बल्कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम हो। तब फॉर्मूला बन जाता है P = V²/R। तो मतलब हमारे पास 3 अलग अलग चाबियां हैं और हम सिचुएशन के हिसाब से सही चाबी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस पावर को हम जिस यूनिट में नापते हैं उसे कहते हैं वॉट। तो जब हम कहते हैं कि ये 60 वॉट का बल्ब है, तो असल में हम उसकी स्पीड बता रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये बल्ब हर सेकंड 60 जूल एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है। ये उसकी रफ्तार है। कुल कितनी एनर्जी यूज हुई वो नहीं। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब उस पावर का इस्तेमाल कुछ समय तक किया जाए? मान लीजिए 1 सेकंड के लिए या 1 मिनट या फिर पूरे 1 घंटे के लिए। बस यहीं से कहानी में हमारे दूसरे हीरो यानी वर्क की एंट्री होती है। तो अब हम रफ्तार से आगे बढ़कर कुल मात्रा की बात करेंगे। मतलब अब हम कैलकुलेट करेंगे कार्य को। यहीं से हमें असल में पता चलेगा कि कुल कितनी एनर्जी खर्च हुई। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, इसका हिसाब किताब बहुत ही आसान है। हम पावर P = VI से ही शुरू करते हैं और बस उसमें समय t को गुणा कर देते हैं और हमें मिल जाता है कुल किया गया कार्य यानी W = VIT। सिंपल शब्दों में कुल एनर्जी बराबर रफ्तार गुणा समय। तो इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला है
W = VIT। इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कहा जाता है, क्योंकि असल में ये वही तो है, एक तय समय में इस्तेमाल हुई एनर्जी की कुल मात्रा। और हाँ, हमारे बिजली के बिल में जो आंकड़ा आता है वो यही होता है। और देखिए, जैसे इनके मतलब अलग हैं, वैसे ही इनकी यूनिट्स भी अलग है। पावर की यूनिट है वॉट, जिसका मतलब है जूल प्रति सेकंड, और वर्क की यूनिट है जूल, जो कुल एनर्जी को दिखाता है। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि एक दर है और दूसरा कुल मात्रा। तो अब तक हमने सारे टुकड़ों को अलग अलग देख लिया है। अब वक्त है इन सबको एक साथ जोड़ने का और पूरी तस्वीर को साफ साफ देखने का। यहाँ सब कुछ एक ही जगह पर है। एक तरफ है पावर यानी एनर्जी के इस्तेमाल की रफ्तार, जिसे हम वॉट में नापते हैं, और दूसरी तरफ है वर्क यानी इस्तेमाल हुई कुल एनर्जी, जिसे हम जूल में नापते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक के फॉर्मूले में समय नहीं है, जबकि दूसरे में है। और सच कहूं तो यही सबसे जरूरी बात है। तो अब जब रफ्तार और कुल मात्रा का ये फर्क एकदम साफ हो गया है, तो एक बात सोचने वाली है। अगली बार जब कोई नया डिवाइस खरीदा जाए, तो क्या सिर्फ उसकी वॉट रेटिंग देखना काफी होगा, या फिर ये सोचना भी जरूरी है कि उसे कितने समय तक इस्तेमाल किया जाएगा? कभी अपने बिजली के बिल को ध्यान से देखा है और सोचा है कि उस पे लिखे यूनिट का आखिर मतलब क्या होता है? अच्छा, आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हर महीने हमारे हाथ में बिल आता है, हम उस पर लिखी यूनिट की संख्या देखते हैं और बस बिल चुका देते हैं। पर कभी सोचा है ये यूनिट असल में है क्या भला? चलिए आज इसकी तह तक चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिजली बिल के इस रहस्य से। ये एक ऐसा दस्तावेज है जो हर महीने आता तो है, पर शायद ही हमें से कोई से पूरी तरह समझ पाता है। सबसे पहले ये बिल आता ही क्यों है? जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि हम हर दिन हर पल बिजली यानी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। जरा सोचिए, घर में जलने वाली हर एक लाइट, हर पंखा, टीवी, फ्रिज, यहाँ तक कि आपका मोबाइल चार्जर, ये सब मिलकर लगातार बिजली की खपत कर रहे हैं और ये सब जुड़ता जाता है। तो सवाल ये है कि इस सारी खपत को, इस सारे इस्तेमाल को मापा कैसे जाता है? इसका जवाब बस एक छोटे से शब्द में छिपा है, यूनिट। तो ये यूनिट क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये बिजली की खपत को नापने का एक स्टैंडर्ड पैमाना है। इसी के आधार पर तय होता है कि आपका बिल कितना आएगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपके पूरे बिल की सबसे बुनियादी ईंट है। अगर ये यूनिट का कंसेप्ट समझ आ गया ना, तो समझ लीजिए पूरा बिल समझना बच्चों का खेल हो जाएगा। चलिए अब जरा इसके पीछे का विज्ञान समझते हैं। तकनीकी तौर पर वैज्ञानिक भाषा में एक यूनिट का मतलब क्या होता है? तो सुनिए, जिसे हम आम बोलचाल में यूनिट कहते हैं, उसका आधिकारिक वैज्ञानिक नाम है किलोवाट घंटा। जी हाँ, वही जिसे हम सब kWh के तौर पर लिखा हुआ देखते हैं। मतलब बात बिल्कुल सीधी है। जब भी बिल पर 1 यूनिट लिखा हो तो उसका मतलब है 1 किलोवाट घंटा या 1 kWh। ये दोनों असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, तो यूनिट मतलब किलोवाट घंटा, ये तो समझ आ गया। लेकिन असली सवाल तो अब आता है, इस 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट में आखिर कितनी ताकत, कितनी ऊर्जा छिपी होती है? और ये आंकड़ा वाकई बहुत बड़ा है। 1 यूनिट का मतलब है पूरे 36 लाख जूल ऊर्जा। जी हाँ, ऊर्जा की जो स्टैंडर्ड इकाई होती है जूल, उसमें ये 3.6 मिलियन के बराबर है ना कमाल की बात? तो अब देखिए, हमारे पास पहेली के सारे टुकड़े जमा हो गए हैं। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि आपका बिल असल में बनता कैसे है। प्रक्रिया बहुत ही सीधी है। सबसे पहले आपके घर में कुल कितनी बिजली इस्तेमाल हुई, उसे किलोवाट आवर्स में मापा जाता है। फिर हर किलोवाट आवर्स को एक यूनिट मान लिया जाता है और आखिर में इन कुल यूनिट्स की संख्या को आपके इलाके की प्रति यूनिट दर से गुणा कर दिया जाता है और बस आपका बिल तैयार हो जाता है। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरे रहस्य का सार बस इस एक समीकरण में है। 1 किलोवाट घंटा ही 1 यूनिट है और उसी में 36 लाख जूल की ऊर्जा है। यही वो फॉर्मूला है जिस पर आपका पूरा बिजली का बिल टिका होता है। तो अब जब ये बात पता चल गई है कि हर यूनिट का मतलब 36 लाख जूल ऊर्जा खर्च करना है, तो अगली बार घर में कोई लाइट या पंखा बेवजह चलता हुआ दिखेगा तो क्या उसे देखने का नजरिया कुछ बदलेगा? ये सोचने वाली बात है ना?
सोचिए, हमारे इतने सारे महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इनके अंदर ना एक बहुत ही छोटा सादा सा गार्ड बैठा है जो चुपचाप अपना काम करता है, एक गुमनाम हीरो, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल फ्यूज। आज इसी की कहानी समझते हैं कि कैसे ये नन्हा सा पुर्जा इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाता है। ये सवाल कभी दिमाग में आया है कि हमारा महंगा टीवी, कंप्यूटर, फ्रिज, इन सबको बिजली के अचानक झटके से कौन बचाता है? कौन है वो जो खतरे के वक्त ढाल बनकर खड़ा हो जाता है? इसका जवाब ना हमारी आंखों के सामने ही है, घर के लगभग हर प्लग में छिपा हुआ। और आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं उस दुश्मन को जिससे ये लड़ता है। एक ऐसा खतरा जो बिजली के तारों में छिपा रहता है, बस एक मौके की तलाश में। और इसे कहते हैं एक्सेस करंट, यानी जरूरत से ज्यादा करंट। अब देखिए, जब किसी सर्किट में अचानक से जरूरत से ज्यादा बिजली दौड़ने लगती है ना, तो वो बिल्कुल एक बाढ़ जैसी होती है। सोचिए, बिजली की एक तेज लहर, और वो हमारे गैजेट्स के नाजुक पार्ट्स को जलाकर राख कर सकती है। बस एक झटके में सब खत्म। यही है वो असली खतरा जिससे हमारे अप्लायंसेस को बचाना है। तो इस बड़े खतरे से लड़ने के लिए इंजीनियर्स ने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन नहीं बनाई, बल्कि इसका जो हल निकाला ना, वो इतना सरल है कि यकीन नहीं होता। और वो हल है सिर्फ एक पतला सा तार। तो ये फ्यूज होता क्या है असल में? ये बस एक पतला सा तार है जो एक खास मटेरियल से बनता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसका मेल्टिंग पॉइंट, यानी पिघलने का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। सीधी सी बात है, इसे बनाया ही गया है आसानी से पिघलने के लिए। और मजे की बात तो यही है, इसका ये आसानी से पिघल जाना, ये इसकी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यही तो इसका सुपर पावर है। सोचिए, जैसे ही ये तार खुद को पिघलाता है, ये एक तरह की ढाल बन जाता है। पूरा का पूरा खेल बस इसी एक चीज पर टिका है कि ये कितनी जल्दी पिघलता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये पतला सा तार अपना काम करता कैसे है? मतलब इसका मैकेनिज्म क्या है? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये हमारे अप्लायंसेस को बचाता कैसे है। ये सब ना पलक झपकते ही हो जाता है। देखिए, होता क्या है, जैसे ही सर्किट में ज्यादा करंट आता है, सबसे पहले ये फ्यूज का पतला तार एकदम से गर्म हो जाता है। फिर क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, ये फौरन पिघल जाता है और टूट जाता है। बस कनेक्शन कट, बिजली का रास्ता ही बंद हो गया और खतरा हमारी कीमती डिवाइस तक पहुंचने से पहले ही खत्म। तो एक तरह से देखें तो फ्यूज एक शहीद की तरह है ना? ये खुद कुर्बान हो जाता है ताकि हमारे महंगे और ज़रूरी गैजेट्स बच जाएं। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, अपने से बड़ी और कीमती चीज़ों की हिफाजत करना। और यहीं पर आकर ये बात हैरान करती है ना, कि इंजीनियरिंग का इतना सीधा साधा प्रिंसिपल, मतलब एक छोटा सा तार जिसे बनाया ही गया है खुद को खत्म करने के लिए, वो इतने बड़े नुकसान को रोकता है। ये इस बात का सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि कभी-कभी सबसे शानदार आइडियाज सबसे सिंपल होते हैं। जरा सोचिए, हमारी रोज की जिंदगी में ऐसे कितने ही छोटे छोटे जीनियस छिपे हुए हैं जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। आज हम एक ऐसे अदृश्य नेटवर्क की बात करने वाले हैं जो हमारे घरों को रोशन करता है और हमारे सारे गैजेट्स को चलाता है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, पर हम इसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं हैं। तो चलिए आज अपने घर के इस घरेलू विद्युत परिपथ के सफर को समझते हैं। कभी सोचा है कि बस एक बटन दबाते ही लाइट कैसे जल जाती है, या फिर फोन चार्जर में लगाते ही चार्ज कैसे होने लगता है? नहीं, ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे है कमाल की इंजीनियरिंग। तो असल में अपने घर में बिजली काम कैसे करती है, आइए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस रास्ते की जिस पर बिजली चलती है। ये एक ऐसा अदृश्य रास्ता है जो हमारी दीवारों के अंदर छिपा हुआ है और हमारे घर के कोने कोने तक एनर्जी पहुंचाता है। तो चलिए आज इन दीवारों के पीछे झांक कर देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। देखिए, जो स्विच और सॉकेट हमें दिखाई देते हैं वो तो इस बहुत बड़े नेटवर्क का सिर्फ बाहरी हिस्सा हैं। असल कहानी तो इनके पीछे है। ये सभी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड सिस्टम का हिस्सा हैं, जिसे बिजली को सेफली और सही तरीके से पहुंचाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो सवाल यह है कि इस पूरे नेटवर्क की बुनियाद क्या है? जवाब है 3 तार। जी हां, यही वो 3 मेन प्लेयर्स हैं जो बिजली के इस पूरे खेल को मुमकिन बनाते हैं। इनके बिना हमारे सारे उपकरण बस बेजान डिब्बे हैं। अच्छा, इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए कि ये 3 तार एक तरह से 3 लेन वाला एक हाईवे हैं। इस हाईवे पर हर लेन का अपना एक खास काम है
और अगर एक भी लेन में कोई गड़बड़ हो गई तो समझ लीजिए पूरा ट्रैफिक जैम हो सकता है। ये तीनों मिलकर ही बिजली के सफर को सेफ और कामयाब बनाते हैं। तो इन 3 लेन्स के काम क्या-क्या हैं? पहली लेन है लाइव तार की, जो बिजली के करंट को मेन सोर्स से आपके उपकरण तक लाती है। दूसरी लेन है न्यूट्रल तार की, जो उस करंट को वापस जाने का रास्ता देती है, जिससे सर्किट पूरा होता है। और तीसरी, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है अर्थ तार। ये एक तरह से हमारा अदृश्य बॉडीगार्ड है। मान लीजिए कोई खराबी हो गई या करंट लीक हो रहा है, तो ये फालतू बिजली को सेफली जमीन में भेज देता है और हमें एक खतरनाक शॉक से बचा लेता है। ठीक है, तो बिजली हमारे घर में आ गई, पर हम उसे कंट्रोल कैसे करते हैं? यहीं पर एंट्री होती है हमारे भरोसेमंद स्विच की। ये बिजली के फ्लो के लिए एक गेटकीपर की तरह काम करता है। ये जो 2 वे स्विच है ना, ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन दमदार डिवाइस है। इसका बस एक ही काम है, या तो ये सर्किट को पूरा करता है, मतलब जोड़ता है ताकि बिजली बह सके, या फिर सर्किट को तोड़ देता है ताकि बिजली का फ्लो रुक जाए। बस इसी छोटे से मैकेनिज्म से हमें बिजली पर पूरा कंट्रोल मिल जाता है कि कब उसे चलाना है और कब रोकना है। तो होता क्या है, जब आप स्विच ऑन करते हैं तो आप असल में सर्किट के अंदर एक पुल बना रहे होते हैं। बिजली को रास्ता मिल जाता है, वो बहने लगती हैं और आपका पंखा या बल्ब चल पड़ता है। और जैसे ही आप स्विच ऑफ करते हैं, आप उस पुल को तोड़ देते हैं। बस प्रवाह रुक गया और उपकरण बंद हो गया। है ना कमाल का सिंपल डिजाइन? चलिए अब एक स्विच से आगे बढ़कर पूरे घर की वायरिंग की बड़ी पिक्चर को देखते हैं। भाई, घर में इतने सारे उपकरण एक साथ कैसे काम करते हैं, वो भी बिना एक दूसरे पर असर डाले? इसका सारा राज इसके डिजाइन में ही छिपा है। ये तो हम सब ने कभी न कभी देखा ही है। कमरे का एक बल्ब फ्यूज हो गया, लेकिन उसी कमरे में चल रहा टीवी या पंखा वो तो चलता रहता है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? अगर सब कुछ एक ही तार से जुड़ा है, तो एक के खराब होने पर बाकी सब क्यों नहीं बंद होते? इसके पीछे एक बहुत ही क्लेवर डिजाइन है, और इसका जवाब है समानांतर संयोजन, यानी कि पैरेलल कनेक्शन। हमारे घरों की सारी वायरिंग इसी सिद्धांत पर की जाती है। इस डिजाइन में हर उपकरण को बिजली के सोर्स से अपना अलग आजाद रास्ता मिलता है। मतलब अगर एक रास्ते पर कोई रुकावट आ भी जाए, तो दूसरे रास्तों पर ट्रैफिक आराम से चलता रहता है। समानांतर संयोजन को और अच्छे से समझने के लिए इसकी तुलना श्रेणी संयोजन से करते हैं। श्रेणी संयोजन मतलब सीरीज कनेक्शन हमें अक्सर दिवाली की सजावटी लाइट्स या झालरों में देखने को मिलता है। वहां क्या होता है, अगर एक भी बल्ब खराब हो जाए तो पूरी की पूरी लड़ी बंद हो जाती है, क्योंकि सब एक ही लाइन में जुड़े होते हैं। लेकिन समानांतर संयोजन में ऐसा नहीं होता। हर उपकरण को पूरी वोल्टेज मिलती है और वो आजादी से काम करता है। इसीलिए ये घरों के लिए एकदम परफेक्ट है। तो चलिए फटाफट से दोहराते हैं कि हमने क्या-क्या सीखा। पहली बात, हमारे घरों में दीवारों के पीछे एक स्मार्ट वायरिंग का नेटवर्क है। दूसरी बात, इस नेटवर्क के 3 हीरो हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ तार। तीसरी, स्विच हमारे हाथ का वो रिमोट कंट्रोल है जो बिजली के आने जाने को कंट्रोल करता है। और चौथी, समानांतर संयोजन वो जादू है जिसकी वजह से हमारा हर उपकरण अपनी मर्जी का मालिक है। तो अगली बार जब आप कोई स्विच ऑन करें, तो एक पल के लिए दीवारों के पीछे के उस शानदार नेटवर्क के बारे में जरूर सोचिएगा। अब जब आप इस अदृश्य दुनिया की कुछ बेसिक बातें जान गए हैं, तो अपने घर की वायरिंग को आप किस नई नज़र से देखते हैं? सोचने वाली बातें हैं ना?